सर आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जो बायोलॉजी है इसका चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंडलवाद और इसके नियम। मेंडलवाद और इसके नियम हम लोग जानेंगे। तो मेंडलवाद और इसके नियम को जानने से पहले हम लोग एक शब्द ये जान लें कि वंशागत क्या है। ये वंशागत क्या है इसको जान लें। वंशागत वंशागत क्या है? देखो, कोई भी अगर जीव है तो उसका कोई भी लक्षण उसके संतान में अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, माता पिता का कोई भी लक्षण उसके संतान में यदि स्थानांतरित होता है तो ऐसे लक्षण को हम लोग बोलेंगे वंशागत लक्षण। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे वंशागत। क्या कहेंगे? वंशागत, या बोलेंगे आनुवांशिकता। क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता। और ऐसे लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। बात समझ में आई? और बहुत सारे लक्षण जो होते हैं माता पिता के उनके बच्चों से मिलते जुलते नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं? विभिन्नता। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में वंशागत और विविधता का अध्ययन करते हैं, वंशागत और विविधता का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। बात समझ में आई? तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग वंशागति और विविधता का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, आनुवांशिकी का जो हम जनक कहते हैं वो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्योंकि सबसे पहले वंशागत और विविधता के बारे में किसी वैज्ञानिक ने किसी ने अध्ययन किया था तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिस कारण से इनको वंशागत उसका आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। बात यहां तक समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडलवाद क्या है। मेंडलवाद जो सिद्धांत है मेंडल का, उस सिद्धांत को 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए मेंडल ने उद्यान मटर पर यानी मीठी मटर पर 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। इसके पश्चात वंशागत के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है। और मेंडल ने उद्यान मटर में पाए जाने वाले लक्षणों में से 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। 7 जोड़ी लक्षणों का, मटर के पौधे में जितने भी लक्षण पाए जाते हैं तो उसमें से 7 जोड़ी चयन किया था। अब ये 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के जो पौधे थे या उद्यान मटर में पाए जाने वाले लक्षणों में से 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। वो उसमें से कुछ प्रभावी, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था। एक कुछ प्रभावी, उसकी जैसे एक लक्षण है तो उसका प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों का चयन किया था। यानी बोले तो 14 लक्षण टोटल थे, यानी 7 जोड़ी लक्षण थे। तो पहला लक्षण क्या था? पुष्प की स्थिति, दूसरा पुष्प का रंग, तीसरी फली की आकृति, फली का रंग, और चौथा और पांचवा छठवा जो है बीज की आकृति, बीज का रंग और तने की लंबाई। तो याद कैसे रखेंगे? कम से कम इसको एक सीक्वेंस में सेट कर दिया गया है। याद कैसे रखना है? पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, तने की लंबाई। ऐसे 10 से 15 बारी बोलोगे तुमको वैसे याद हो जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो रटाया जा रहा है। अरे इसको याद नहीं करोगे तो कैसे? समझ तो गए, लेकिन याद करोगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा इसका ना। तो याद रखना है इसको। ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी जो लक्षण प्रयोग किए थे, चयन किए थे प्रयोग के लिए, तो 7 जोड़ी लक्षण सामने लिखा है, याद करा दिया गया है और इसके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को लिख दिया गया है। क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं इन्हीं सभी लक्षण को लेकर अपना प्रयोग किया था मेंडल ने। तो ये हो गए लक्षण 7 जोड़ी। तब आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा इन्हीं प्रयोग के बाद अपना नियम दिया था मेंडल ने। तो आगे हम लोग अब जानने वाले हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे।
मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और जो थर्ड नियम है वो है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो सबसे पहला हम लोग नियम देखते हैं प्रभाविता का नियम। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के एक संकर क्रॉस पर आधारित है। एक संकर क्रॉस क्या है कि देखो 7 जोड़ी लक्षण है, तो इसमें से किसी एक जोड़ी लक्षण को, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को, दोनों मतलब एक जोड़ी लक्षण को लेकर अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो संकर कहलाएगा एक संकर क्रॉस। ठीक है। और इस नियम का जो व्याख्या है एक संकर क्रॉस से की जाती है। ठीक। तो इस नियम के अनुसार दो अलग अलग लक्षण प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही सामने आता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, और इस नियम को ही हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे एक क्रॉस के द्वारा हम लोग समझते हैं, देखो एक जोड़ी यहां पर हम लक्षण ले रहे हैं। देखो यहां पर तने की लंबाई वाला जो जीन है उसको प्रभावी लक्षण को व्यक्त करने के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे और स्मॉल टी यूज करेंगे बौनेपन के लक्षण को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। कैपिटल टी लिखे मतलब उसके लंबाई के लक्षण को कर रहा है, लंबेपन को। और यहाँ पर लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच में क्या कराए थे? क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी इधर, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी। कुछ बच्चे सोच रहे सर ये बंदा कैसे है, इसका इसके साथ मिलाकर लिख दो, फिर इधर वाले को इसके साथ में, फिर इधर वाला जो बचा है इसके डब्बे के सामने वाले को, फिर इधर को इसका इस वाले के साथ क्रॉस करा कर ऐसे लिख दो यहाँ पर। तो यही होता है क्रॉस कैसे कराते हैं, इसको जीन को कैसे व्यक्त करते हैं, ये हो गया। अब यौवन पीढ़ी में जो सभी पौधे उत्पन्न हुए, सभी पौधे संकर लंबे थे। मेंडल ने क्या किया, लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया तो देखा यौवन पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उत्पन्न हो रहे हैं, सभी पौधे लंबे उत्पन्न हो रहे हैं। तो यानी कि अप्रभावी लक्षण क्या हो गया, छिप गया और प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न हुआ। ठीक। तो ये कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, यौवन पीढ़ी से जो पौधे भी उत्पन्न हुए थे मैंने देखा था, प्रभाविता नियम में चेकर बोर्ड बनाकर देखा था। जो पौधे उत्पन्न हुए थे उनमें ही क्रॉस करा दिया जाए फिर से, यानी स्वपरागण करा दिया जाए, तो यफ2 पीढ़ी में जो उत्पन्न होंगे पौधे, इनमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ थे। ये अब क्या हो जाएंगे, यफ2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात युग्मक फिर से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। चलो चेकर बोर्ड की सहायता से हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया था, कैपिटल टी को लेकर मैंने पहले क्रॉस कराया, शुरू से फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक। कैपिटल टी और कैपिटल टी को लेकर मैंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी प्रभावी अप्रभावी पौधे को लेकर मैंने क्रॉस कराया। तो पौधे कौन से उत्पन्न होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है।
अब इस F1 पीढ़ी में क्या कर दें, स्वपरागण करा दें। क्या करा दें, स्वपरागण करा दें। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी उत्पन्न हुए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इससे भी क्या होगा, कैपिटल टी बनेगा इनके इनके क्रॉस से, फिर कैपिटल टी और इनके स्मॉल टी बनेगा, फिर यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी बन जाएगा, फिर लास्ट में स्मॉल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। तो यहाँ देखो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लक्षण साथ में थे, लेकिन ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण मतलब क्या हो गए, देखो शुद्ध हो गया कि नहीं, कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया, अर्थात यहाँ पर युग्मक शुद्ध हो गया, और इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अच्छा, जो कोई लक्षण अगर बाहर से व्यक्त हो रहा है या दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और कोई भी जीव है उसके जीन की जो संरचना है उसको बोलेंगे जीनोटाइप। तो यहाँ जीनोटाइप का अनुपात कैसा है, एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे हैं, एक तो शुद्ध बौना है। तो जीनोटाइप का जो अनुपात इसमें होता है, जीनोटाइप का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। फिनोटाइप जो लक्षण बाहर से दिख रहे हैं, एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे, लेकिन है तो लंबे ना, तो 3 पौधे लंबे दिखेंगे, एक पौधा बौना दिखेगा, अर्थात फिनोटाइप का जो अनुपात होगा वो होगा 3:1। बात समझ में यहां तक आई? तो आशा करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। आगे का टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे इस चैनल से ज्यादा बच्चे जुड़े, ताकि मेरा भी उद्देश्य सफल हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं सिखा पाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।